प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। हम लोग यूपी टीईटी 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं और पर्यावरण के अध्ययन में आज आपका जो वीडियो है यह क्रम में 8वां है। 50 वीडियो हम लोग पढ़ने वाले, जैसा मैंने आपको बताया था। और पर्यावरण में मैंने आपसे कई बार बताया, इस बार भी बता रहा हूँ कि पर्यावरण का जो सिलेबस है इसमें ना सिर्फ पर्यावरण है बल्कि भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न है, भूगोल है, पर्वत है, पठार है, झील है, झरने हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमें एक एक करके पढ़ना है और मानव स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको एक एक करके हम क्लास के रूप में भी पढ़ेंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की इस सीरीज का, संविधान सभा में ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। फिर से देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो बात ये आएगी कि कब अपनाया गया, इसको बताते हैं, फिर उसके डिस्क्रिप्शन को भी हम आपको एक एक करके बताते हैं, जहां से आपके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को, ये प्रश्न मोस्टली लोगों को आ रहा होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान, किसके द्वारा राष्ट्रगान रचित किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई। जन गण मन का संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन पंडित विशन नारायण दत्त ने गाया था। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अब देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि सबसे पहले किसने गाया था? तो पंडित बिशन नारायण दत्त ने। ठीक है, किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। किस सन में गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। ठीक है, और इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। समय कितना होता? 52 सेकंड होता। किसने गाया था? किसने इसको लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखा था? 1912 में लिखा था। किसमें लिखा था? तत्वबोधिनी नामक पुस्तक में, जिसका शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या किया गया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। कब किया गया? 1919 में किया गया। इतने 5-7 प्रश्न इससे बन सकते हैं जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुष्कर मेला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा भी गया है। तो पुष्कर मेला आप जानते हैं कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। पुष्कर मेला किससे संबंधित है? अजमेर से संबंधित है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर मेला ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया से अलग की पहचान दी। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? कह रहा है यहाँ पे कुछ पराबैंगनी किरणों के बारे में बताना है और यह बताना कौन सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो आप कहेंगे यूवी रेडिएशन। कौन सा? यूवीसी, यानी यूवीसी। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य से पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इन किरणों में यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। यूवीए और यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीबी से जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं: जीन परिवर्तन होता है, पौधों की वृद्धि में रुकावट आती है, त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना हो जाता है और सनबर्न आदि हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी अजैविक घटक नहीं है, ये ध्यान रखना है। अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा कवक और फास्फोरस आपको बताना है। प्रोटीन, मृदा कवक और फास्फोरस। तो कवक जो है ये जैविक घटक है। मैं आपसे कई बार बताया हूँ, पूरे जीव जगत को 5 वर्गों में, 5 जगत में बांटा गया है। पहले जगत को हम लोग कहते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। फिर होता है प्रोटिस्टा जगत, सभी एक कोष की जीव आते हैं, जैसे अमीबा वगैरह। उसके बाद कवक जगत, तो यही कवक पूछा गया तो लिविंग जगत में आता है। ठीक है, कवक जगत। और उसके बाद पादप जगत और फिर जंतु जगत हो जाता है। तो जंतु एक क्या है? जैविक तंत्र है, ना कि अजैविक तंत्र है। ठीक,
सेर परियोजना अवस्थित है? गिर सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है आपको बताना। गिर सेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे? गिर गुजरात से संबंधित है। गिर किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। गिर किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। चलिए, एशियाई सिंहों का घर, होम ऑफ द एशियाटिक लायन के उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य जिले 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाले जाते हैं। WWF से आशय क्या है? WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो आपका सी ऑप्शन सही है। WWF से आशय क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप से समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन किससे संबंधित है? प्रदूषण के मापन से कौन सी एजेंसी संबंधित है? तो आप कहेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल और वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है। यह मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है आपको बताना है। कोटोपेक्सी एंडीज से संबंधित, किससे संबंधित है? एंडीज से संबंधित है। कोटोपेक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर के एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है आपको ये बताना है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जामायुंग डुंग हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू, ठीक है, तिब्बत भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। भारत में 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी में स्थित है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? द्वीप समूह माजुली कहाँ पे? इसी नदी में स्थित है। चलिए, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। कह रहा सबसे उच्च स्तर पे जो उपभोक्ता होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं हम लोग मांसाहारी। जो सबसे उच्च पे होता है उसे क्या कहते हैं? उच्च मांसाहारी या मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे घास में, घास क्या उत्पादक है? टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। सांप क्या? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। गिद्ध क्या है? मांसाहारी सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका उत्तर क्या माना था? सी माना था। क्या माना था? सी उत्तर माना था। अब इसको भी देख लेते हैं। सी में क्या है? सी में जीवाणु दिया गया। ठीक है, सी में क्या दिया गया है? जीवाणु दिया गया। अब जीवाणु क्या होता है ये भी मैं बता दूं। जो सबसे ऊपर अपघटक होते हैं, अपघटक होते हैं। ठीक है, तो अपघटक को क्या कहा जाता है? जीवाणु कहा जाता है। तो आयोग ने इसका आंसर सी माना है। किसने? हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हालांकि हम लोग नॉर्मली आंसर अगर करेंगे तो किसको करेंगे? तो ये देखिए यहाँ पे नोट करके लिख दिया गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका आंसर क्या माना था? सी माना था। नेक्स्ट है आपका
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नजदीक है, कह रहा वायुमंडल का वह स्थल स्तर जो पृथ्वी से सबसे कम करीब है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो इधर आपका एक क्वेश्चन है, 1 मिनट छोटा कहाँ गया? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवार में अवस्थित है। इसमें 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का संबंध किससे होता है? एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। किससे संबंधित है? गुणवत्ता से संबंधित होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है किसमें? पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके तथा बांग्लादेश में पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त हैं। भारत में 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के चारों जिले मुर्शिदाबाद, नदियां उत्तर एवं दक्षिणी परगना 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल के मानक स्तर से अधिक पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सब सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1972 में। कब पारित किया गया था? 1972 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो इसमें सहायक होता है। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो आपको बताना किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो यूएसएसआर से। कहाँ से लिया गया? सोवियत रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? सोवियत रूस से लिया गया है। और ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? आपको बताना। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी तारे को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो आपको बताना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड का राजसी टाइगर रिजर्व 48वां तथा ऑरेंज टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है। किससे अवस्थित है फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 206 होती है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन जब शिशु होता है, जब बचपन में रहता है, शिशु अवस्था में कितनी पाई जाती है? 300 पाई जाती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स्टर्डम में। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस का स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण तथा का उपचयन होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका उपचयन होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप अपना डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेंगे। कहिए पढ़ के 1 मिनट में पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। कह रहा प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अपक्रिया हरित लौह के ग्रेना भाग में होती है। कहाँ पे होती है? ग्रेना भाग में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित लौह के ग्रेना भाग में होती है। इस अपक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन हो जाता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण प्रकाश अपक्रिया में उत्पन्न जीवाणुओं के संचित ऊर्जा का उपयोग क्रिया के अगले चरण पर अप्रकाशीय अपक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्लूकोज जल के ग्लूकोज के संश्लेषण में होता है। साथ में इस प्रक्रिया में अवमुक्त हाइड्रोजन आयन, निकोटीन, एमाइड, न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट अणु का अपचयन करके
NADPH2 ऑक्सीकृत बनाते हैं, 2H प्लस NAD ये सब टूट करके ये बना लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं आपको ये बताना है। क्या ऐसा है जो सत्य नहीं एलपीजी के संदर्भ में, तो आप यहाँ बताएंगे। यह एक उच्च ईंधन है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीयमान का ईंधन है, यह नीले ज्वाला में जलने वाला है और यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो आप बताएंगे यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये आपका गलत है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इसके रिसाव का पता चलने के लिए इसमें मेथिल मार्केप्टन C5 C2H5ACH नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती हैं, यह नीले ज्वाला के साथ जलती हैं और इसका सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी रचना? प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। किसकी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। मकर रेखा, मकर रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री साउथ को, 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? हेग में। कहाँ पे स्थित है? हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संबंध में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।